हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटर, आपका दोस्त सीए इक़्तिदार मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। और इस बार जैसे स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो नवंबर 2020 में अकाउंटिंग का पेपर हुआ है, उस पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन भी साथ में लाया हूं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूं। हम एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर की कि पेपर मुश्किल था या पेपर आसान था या पेपर लेंदी था, कैसा था, और हर क्वेश्चन का क्या आंसर है वो मैं साथ में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आर यू रेडी? यस सर, हम तो हमेशा रेडी रहते हैं। देखो बच्चों, जहाँ तक पेपर की बात है कि पेपर मुश्किल था या आसान था या लेंदी था, तो पहली बात, पेपर बहुत आसान था, बहुत आसान। हर बार जो पेपर आता है आसान पेपर आता है, इस बार भी आसान पेपर था। दूसरी बात, क्या पेपर लेंदी था? जी हाँ, लेंदी था, वो तो हमेशा होता है। पेपर अकाउंट्स का आसान होता है लेकिन लेंदी हमेशा होता है। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस जिन्होंने अच्छी की होगी वो पूरा पेपर 100% पेपर करके आए होंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनका पेपर छूटा होगा 100%, ये बात मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल देखें तो आसान था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, और थोड़ा सा लेंदी तो होता ही है हमेशा। ठीक है, वो हर पेपर लेंदी होता है, सीए के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा स्पीड तो मैनेज करनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं हम पेपर का एनालिसिस। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही चलूँगा पहले। देखिए, ये पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल हमारा वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए और एक एक पार्ट का आपको आंसर देना था। तो देखिए, ए लिमिटेड हैड फॉलोइंग असेट्स, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर the year ending 31st March 2020 फॉर ईच asset as per AS10 revised। सबसे पहला पॉइंट, मशीनरी परचेज फॉर ₹10 लाख ऑन 1st April 2015 and residual value after useful life of 5 years based on 2015 price is 10 लाख। जब आपने असेट खरीदा तो 10 लाख का था और 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। 5 साल के बाद जब आपको इस मार्केट में इसको बेचोगे एज स्क्रैप, तब भी ये 10 लाख में ही बिकेगी। तो क्या आपकी वैल्यू में कोई रिडक्शन हो रहा है? वैल्यू में कोई रिडक्शन ही नहीं हो रहा, तो डेप्रिसिएशन ही नहीं लगेगा। AS10 कहता है कि अगर आपकी असेट की रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, असेट की रेसिडुअल वैल्यू जो आज की कॉस्ट है उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो नो डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज। तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इस पहले पॉइंट में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इक्वल टू रेसिडुअल वैल्यू, यानी रेसिडुअल वैल्यू जो है वो कॉस्ट के बराबर है, इस वजह से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पर आते हैं। लैंड, लैंड 50 लाख का था। क्या लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता है? लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता। हाँ, लीज होल्ड लैंड जो होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जो फ्री होल्ड लैंड होती है उसकी लाइफ जो होती है, यूजफुल लाइफ, वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, लैंड हैज़ अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर ये लीज होल्ड लैंड होगी तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब हमको तो पता नहीं है कि लैंड फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। हम मानकर चलेंगे कि अगर लीज होल्ड ये होती तो इसकी यूजफुल लाइफ गिविंग होती, जो नहीं गिविंग है, तो हम मानेंगे ये फ्री होल्ड लैंड है, तो इस पर भी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लैंड पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। थर्ड है, ए मशीनरी इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹5 लाख फॉर इट्स ओन यूज़। अच्छा, अपने यूज़ के लिए इन्होंने एक मशीनरी को कंस्ट्रक्ट किया, यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019 को
असेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब असेट कम्स इनटू यूजेबल कंडीशन ऑन 1/4/2019, बट द कंपनी डज नॉट बिगन यूजिंग द मशीन अंटिल 31 मार्च 2020। कंपनी ने असेट को यूज करना शुरू नहीं किया 31 मार्च 2020 तक। अब सवाल ये उठता है 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? द आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा सर? असेट तो हमने यूज की नहीं। AS10 कहता है डेप्रिसिएशन ऑन असेट इज चार्ज फ्रॉम द डेट व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज एंड नॉट व्हेन द असेट इज पुट टू यूज। आप असेट को यूज करने के लिए कब यूज करना कब शुरू करते हो इससे हमें मतलब नहीं है। जिस दिन असेट अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाए। ठीक है, तो असेट बनकर तैयार हो गई 1 अप्रैल 19 से, तो 1 अप्रैल 19 से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। टाइम बीतने के साथ साथ भी असेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है, इस वजह से पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर आपकी असेट बनकर तैयार हो गई तो आपने चाहे उसको यूज करना शुरू किया हो या ना शुरू किया हो, आपका डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको फ्रॉम द डेट व्हेन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, आपको असेट पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 रुपीज 50,000 विद यूजफुल लाइफ 5 years एंड रेसिडुअल वैल्यू इज nil। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2019 मैनेजमेंट डिसाइडेड टू यूज दिस असेट फॉर फर्दर 2 years ओनली। अच्छा, पहले आपने असेट डिसाइड किया था कि ये 5 साल चलेगी। ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 5, रेसिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। अब 1 अप्रैल 2017 को आपने असेट को यूज़ करना शुरू किया, तो 2017-18 में 10,000 डेप्रिसिएशन लगा होगा, 2018-19 में 10,000 डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन लग गया इस पर कितना? 20,000। अब 50 में से 20,000 माइनस हो जाएगा, तो इस असेट की वैल्यू बची होगी, ठीक है, 30,000। AS10 कहता है जो असेट की यूजफुल लाइफ होती है उसको हर ईयर के एंड में रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, आपने रिव्यू किया तो आपको पता चला ओरिजिनली तो देखा हमने 3 साल बचे हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं सिर्फ 2 ही साल बचे हुए हैं, अब 2 ही साल असेट चल पाएगी, तो कोई नहीं, ये जो बची हुई वैल्यू है उसको रिमेनिंग 2 ईयर में बांट दिया जाएगा, यानी आगे से दोनों साल का डेप्रिसिएशन होगा 15,000। ठीक है, ये 15,000 डेप्रिसिएशन होगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। आइए बच्चों, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये सॉल्यूशन है। अच्छा, एक बात बता दूं, ये जो पेपर और इसके सॉल्यूशन दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बता देता हूँ, पेपर एंड इट्स सॉल्यूशन दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आइए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 है। As per AS10, when residual value of asset is equal to or higher than its cost, then we have no need to charge depreciation. In the given question, residual value after 5 years is 10 lakh. ठीक है, 10 lakh, which is equal to cost of machinery, so no need to charge depreciation. Second का आंसर, land is non-depreciable asset, so no depreciation will be charged on land. But if land is leasehold, then depreciation will be charged. In the given question, we are assuming that land is a freehold land. ठीक, as per AS10, depreciation on asset is started from the date when the asset is available for use. Depreciation is charged even if asset is not used. In the given case, the machine was constructed and ready for use on 1st April 2019. So, depreciation will start to be charged from 1st April 2019 and not from the date when asset was put to use. Okay. As per AS10, useful life of asset is reviewed at the end of each year. If there is a change in useful life, then remaining WDV of asset will be allocated over the revised useful life. ठीक है, तो 50,000 में से 2 साल का डेप्रिसिएशन घटा दिया, 30,000 वैल्यू बची, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 साल है, तो अब आगे से हर साल का डेप्रिसिएशन होगा 15,000। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे AS12 गवर्नमेंट ग्रांट का। On 1st April 2016, MEC Limited received a government grant of 60 lakh for acquisition of machinery costing 300 lakhs। आपने 300 lakhs का एक मशीन खरीदा और जो ग्रांट था उसके अगेंस्ट आपको मिला 60 लाख रुपए का। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। अच्छा, ग्रांट को कॉस्ट ऑफ एसेट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, इसका मतलब माइनस कर दिया वहां। दो आपके पास ऑप्शन होते हैं ग्रांट की अकाउंटिंग करने के लिए, एक तो असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए और दूसरा डेफर्ड ग्रांट मेथड। तो इन्होंने असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, इसका मतलब 300 में से 60 लाख का ग्रांट माइनस कर दिया तो 240 लाख असेट की नेट कॉस्ट बची, और ये नेट कॉस्ट जो है इसी पर आगे से डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एट 10 ईयर, द मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड 10% ऑन WDV बेसिस। WDV बेसिस, ठीक है। The company had to refund the grant in June 2019 due to non-compliance of certain conditions। जून 2019 में जाकर पता चला कि इनको ये जो ग्रांट थी इसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो आप पूरा नहीं कर पाए। तो देखो बेटा, आपने ग्रांट रिसीव की थी कब? 2016 को। तो आपने 16-17 में डेप्रिसिएशन लगाया होगा इस एसेट पर, ठीक है, फिर 17-18 में लगाया होगा, फिर 18-19 में लगाया होगा, 3 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होगा। और WDV मेथड से क्वेश्चन ने बोला है डेप्रिसिएशन लगाना। तो जो असेट की वैल्यू बची होगी वो कितनी बची होगी? कितनी बची होगी? यानी 240 इंटू 90%, फिर जो बचा होगा उसका 90%, फिर जो बचा होगा उसका 90%, ये असेट की वैल्यू बची होगी। इसमें जो असेट की वैल्यू बची है, जब आप ग्रांट को रिफंड करोगे तो उसी अकाउंट में डेबिट करते हो जहां उसको क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट। तो 60 लाख आपने जब रिसीव की थी तो असेट अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो आप डेबिट भी असेट अकाउंट में करोगे। तो जो उस वक्त असेट की WDV होगी यानी रिफंड के टाइम, उस WDV में इस ग्रांट को ऐड कर दोगे और रिमेनिंग जो आपकी WDV रिवाइज WDV आएगी उस पर आगे से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। तो हाउ द रिफंड ऑफ द ग्रांट इज डेल्ट विद एंड विद द इन द बुक्स ऑफ MEC लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर 2019। अच्छा, अभी 31 मार्च 19 तक ही डेप्रिसिएशन लगा है, 2019-20 का डेप्रिसिएशन अब लगा हो गया। पास जनरल एंट्री फॉर 2019-20 करंट ईयर का आपसे एंट्री पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ऑन 1/4/16 300, गवर्नमेंट ग्रांट इसमें से माइनस कर दो, असेट की वैल्यू कितनी बचेगी? 240 लाख। 1/4/19 को असेट की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी, इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%, 174.96 इसकी वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये फिगर लैक्स में। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, 240 में से 10% घटाओ, फिर जो बचेगा उसमें से 10% घटाओ, फिर जो बचेगा उसमें से 10% घटाओ, यही आएगा। एड अमाउंट ऑफ ग्रांट रिफंड हो गई, ये ग्रांट रिफंड कर दी। रिवाइज बुक वैल्यू आफ्टर ग्रांट, और आगे से जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस पर चार्ज होगा 23.496। ठीक है, 23.496 इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एंट्री क्या होगी? देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 23.496 23.4। बताइए, क्लियर होगी बात? उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन्वेस्टमेंट का। AS13 से ये क्वेश्चन है, यानी समझ लीजिए बेटा, AS13 इस बार 10, 5 और 10 15 नंबर का आया है। एक 10 नंबर का अलग क्वेश्चन भी आया है शेयर्स में से, और एक AS बेस में से भी क्वेश्चन आया है AS13 पर। A Limited invested in the share of XYZ Limited on 1st December 2019 at a cost of rupees 50,000। A Limited invested in the share of XYZ Limited on 1st December 2019 at a cost of rupees 50,000। Out of these share of rupees 25,000, shares were purchased with an intention to hold for 6 months and 25,000 were purchased with an intention to hold as long-term investment। ठीक है बच्चों, A लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया किसमें? शेयर्स में। कब? 1 दिसंबर 2019 को एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000 शेयर्स में, जिसमें से 25,000 के शेयर्स जो हैं वो 6 महीने के लिए रखे हैं, तो ये तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया।
और 25,000 के शेयर जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे। अच्छा, जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है शेयर्स में उसकी वैल्यू होती है एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनकी वैल्यू होती है कॉस्ट पर। ठीक है, अगर कोई टेम्परेरी डिक्लाइन है तो कंसिडर नहीं किया जाता, परमानेंट डिक्लाइन है तो फिर हम उसे मार्केट वैल्यू पर लेकर आते हैं और प्रोविजन बनाते हैं फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पर 25,000 रुपये जो यानी 50,000 के शेयर खरीदे, 25,000 इसमें यानी 50% क्या है करंट और 50% नॉन करंट है। ए लिमिटेड ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड ऑफ ₹1 लाख एंड सिल्वर ऑफ ₹30 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 अब इन्वेस्टमेंट आर एस फॉलो। शेयर की वैल्यू है 47,500 यानी घट गई, तो इसका अगर 50% में वैल्यू करूं तो 23,750 होगा। 23,750 शॉर्ट टर्म का और 23,750 लॉन्ग टर्म का। ठीक है, तो इन दोनों की कॉस्ट कितनी कितनी है? 25,000 25,000। अच्छा, गोल्ड की वैल्यू ये है, सिल्वर की वैल्यू ये है। देखिए, जहाँ तक गोल्ड और सिल्वर की बात है तो ये इन्वेस्टमेंट तो जब तक कुछ ना दिया हो आपको तो इसको लॉन्ग टर्म मानते हैं। जनरली गोल्ड एंड सिल्वर आर परचेज्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, तो ये तो कॉस्ट पर ही वैल्यू होंगे। ठीक है, अच्छा, इनमें से जो शेयर्स वाले हैं, जो इसमें से 50% हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है और 50% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है। इसकी वैल्यू होगी लोअर पर यानी 23,750 पर, और इसकी वैल्यू होगी 25,000 पर। हम ये मान रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि जो डिक्रीज है वो टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं कॉस्ट पर ही वैल्यू होते रहेंगे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आइए मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इफ इन्वेस्टमेंट इज परचेज विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, then it will be classified as current investment and to be carried at lower of cost and fair value. In the given question, share of ₹25,000 are current investment, so are valued at lower of cost 25,000 and market value 23,750, 47,500 का 50% on 31st March 2020 यानी valued at 23,750. If equity share are acquired with an intention to hold for long term period, then these should be considered as long-term investment to be shown at cost in the balance sheet of the company. However, provision for diminution should be made to recognize a decline if decline is other than temporary. अगर परमानेंट डिक्लाइन है तभी आपको प्रोविजन बनाना है लॉस के लिए, अदरवाइज इसको कॉस्ट पर वैल्यू करते रहो। ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 आर लॉन्ग टर्म, so such investment in shares of 25,000 are valued at cost because decline is temporary. अच्छा, फिर वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर जनरली परचेज विद एन इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग पीरियड यानी मोर देन 1 year until and unless given otherwise. Hence, the investment in gold and silver purchased on 1 April 2019 should continue to be shown at cost on 31st March 2020 यानी 1 लाख एंड 30 लाख रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सी का। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी, ये क्वेश्चन है बेटा AS 16 का, और ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन इस तरीके के दे रखे हैं। बस ये है कि जनरली बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, जो आपकी स्टडी मेट में भी क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट इन्होंने और बढ़ा दिए, 2 पॉइंट इन्होंने और बढ़ा दिए, कोई नहीं, हम देख लेंगे। देखो, on 15th April 2019, RBM Limited obtained a term loan from the bank for 320 lakh to be utilized as under। जो इस लोन को यूज किया, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड इन्होंने बनाया, तो बेटा इसको हम मानेंगे क्वालिफाइंग एसेट। परचेज ऑफ मशीनरी को भी इंस्टॉलेशन में कहते हैं टाइम लगा है थोड़ा, तो इसको भी आप क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हो। क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है? दैट एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक, तो यहाँ पर कोई सब्सटेंशियल कोई पीरियड तो ये बताया नहीं है कि 31 मार्च को बता रहे हैं कि मार्च में कंप्लीट हो गया, यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, शेड का कंस्ट्रक्शन और मशीनरी का इंस्टॉलेशन मार्च में कंप्लीट हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों एसेट में सब्सटेंशियल पीरियड लगा होगा। तो आप ये देखिए, ये तो होगा ही होगा क्वालिफाइंग एसेट, इसको भी क्वालिफाइंग एसेट हम मान लेते हैं, बिकॉज मशीनरी भी कभी कभी इंस्टॉलेशन में उस पर टाइम लगता है, तो सब्सटेंशियल पीरियड भी हो जाता है। तो हम लिख देंगे कि मशीनरी इज ऑल्सो टेकन एज क्वालिफाइंग एसेट, तो ये दोनों क्वालिफाइंग एसेट।
अच्छा, वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, तो दिस इज नॉट क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। अच्छा, परचेज ऑफ व्हीकल, देखिए परचेज ऑफ व्हीकल, जब भी आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो तो वो रेडी फॉर यूज कंडीशन में होती है, तो दिस इज नॉट क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, एडवांस दिया इसके लिए, ये भी कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है। और आपने कोई टेक्निकल नो हाउ परचेज किया, ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ये सब रेडी फॉर यूज होते हैं जब आप इनको परचेज करते हो। इट मीन्स दो एसेट जो है वो क्वालिफाइंग है, बाकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो इन दोनों पर जो हमारा इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कैपिटलाइज, और इन चार पर जो हमारा इंटरेस्ट होगा दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट है कितना? इंटरेस्ट है आपका 40 लाख। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए 240 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 40, जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज होगा इसके ऊपर। फिर इस मशीनरी के ऊपर प्रिपोर्शनेट जितना इंटरेस्ट पड़ेगा वो भी कैपिटलाइज होगा। बाकी इन सब पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हुआ है दैट विल बी कैपिटलाइज, ऑल अदर बोरोइंग कॉस्ट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, देखो बच्चे ये है, एज पर AS 16 borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset should be capitalized. A qualifying asset is an asset that necessarily take a substantial period of time, जो जनरली 12 महीने उससे ज़्यादा होता है, to get ready for its intended use or sale. If an asset ready for its intended use or sale at the time of its acquisition, then it is not treated as qualifying asset for the purpose of AS 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड और प्लांट एंड मशीनरी का जो है, इन दोनों को हमने क्वालिफाइंग, इसको हमने क्वालिफाइंग एसेट माना है, मैंने लिख दिया एज्यूम्ड क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो इस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा। बाकी इन चारों के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हमने चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है। प्रिपोर्शनेटली सबके ऊपर डाल दो भैया। 320 लाख का लोन है, 320 लाख जो लोन है, यानी 40 लाख डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, अगर देखोगे तो बच्चों 8% आता है, कितना नहीं 8% नहीं, 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 320, 12.5% इंटरेस्ट आता है। अगर आप एवरेज देखें तो 12.5% का रेट है, ठीक। तो आप क्या करो, देखिए 240 का 12.5% करोगे तो 30, फिर 30 का 12.5 करोगे तो 3.75, तो ये दोनों कैपिटलाइज हो जाएंगे। फिर ऐसे ही इनका प्रोपोर्शनेट आप निकालते चले जाएंगे, ये सब आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। ये AS 16 का क्वेश्चन था हमारा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन AS 10 से था, दूसरा क्वेश्चन AS 12 से था, तीसरा क्वेश्चन AS 13 से था, चौथा क्वेश्चन आपका AS 16 से था, और सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई घुमाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। किन किन AS से क्वेश्चन नहीं आया, AS 1 से नहीं आया, AS 1 से आया है, लास्ट में आया है गोइंग कंसर्न वाला, ठीक है, उससे क्वेश्चन आया है, और बाकी AS 2 से क्वेश्चन नहीं आया इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों ये ब्रांच का क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट से ये क्वेश्चन है, और कितने नंबर का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस बार स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। हमारी किताब में भी ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मौजूद है, बस फिगर चेंज है। ऐसा क्वेश्चन हमारी किताब में भी मौजूद है, और ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों आपके स्टडी मेट में भी मौजूद है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, विजय एंड कंपनी ऑफ जयपुर हैज़ ए ब्रांच इन पटना टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट में 20% ऐड करके, अगर कॉस्ट 100 रुपये होती है तो उसमें 20 रुपये ऐड कर देते हैं, तो 120 रुपीज़ पर गुड्स भेजा जाता है। तो अगर आपको लोडिंग निकालना होगी और इनवॉइस वैल्यू गिवन होगी तो 20/120 कर दोगे, ठीक है। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेज आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच हैज़ टू रिमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, यानी जो भी ब्रांच का खर्चा होता है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस पे करता है, और ब्रांच के पास जो भी कैश आता है वो इमीडिएटली हेड ऑफिस को वापस कर दिया जाता है, उसके अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, इट मीन्स इट इज ए डिपेंडेंट ब्रांच, बट सेंड्स मंथली रिटर्न टू द हेड ऑफिस। अब देखिए, कुछ फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या क्या डिटेल है वो देख लीजिए। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 840, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे उसके डेबिट साइड में टू बैलेंस BD लिखोगे, तो कोई ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हाँ ये दे रखा है 72,000,
तो 72,000 का टू बैलेंस BD आप लिख दोगे, ये भी इनवॉइस वैल्यू होगा, ये भी इनवॉइस वैल्यू है। इसकी एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू GSTV, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक 840 से, ठीक है। फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 60,000, ये गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो पहली एंट्री आपने बनाई है उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी GSTV अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 60 आ जाएगा और GSTV अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट करके। फिर कैश सेल, कैश सेल की एंट्री आपको पता है, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट सेल, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में और ब्रांच डेटर्स अकाउंट के स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में बाई ब्रांच डेटर, और डेटर्स अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है जी। अच्छा, ये तो ओपनिंग बैलेंस, ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो जब ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाओगे उसके डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस BD 96,000। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, एंट्री क्या होगी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाई ब्रांच कैश, और कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, अच्छा डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, ये और ये दोनों, इन दोनों को जोड़कर देख लो 13,000, ये जो है वो डिस्काउंट अलाउड और ये बैड डेट्स, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है, या आप सीधा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में लेकर जाओगे। इसकी एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाई ब्रांच एक्सपेंसेस करके, और फिर इसको टू ब्रांच डेटर्स करके आप उसमें ले जाइए, या सीधा बाई डिस्काउंट और बाई बैड डेट्स करके डेटर्स अकाउंट में लिख दीजिए, और फिर इसको एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में टू डिस्काउंट एंड डेटर्स करके लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर, ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न क्या होता है, ब्रांच के डेटर्स ने ब्रांच को गुड्स वापस किया तो स्टॉक बढ़ेगा और डेटर्स कम हो जाएंगे, ब्रांच स्टॉक टू डेटर्स अकाउंट, तो ये स्टॉक अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा और डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, पहले कोई बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ होगा वो वापस हो गया, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू, इसको PNL अकाउंट में भेज देंगे सीधा, ठीक है, ये इनकम है, इसको डेटर्स अकाउंट में मत डाल देना, ये कैश अकाउंट डेबिट होगा, हमारी इनकम है, तो ब्रांच PNL अकाउंट में चला जाएगा और ब्रांच कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड करके, और बैड डेट्स रिकवर्ड को उठाकर ब्रांच PNL के क्रेडिट साइड में लिख दोगे। अच्छा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये तीनों खर्चे जो ब्रांच में हुए हैं बच्चों, ये तीनों खर्चे इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट हेड ऑफिस पे करता है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में सीधा सीधा लिख दीजिए, ब्रांच एक्सपेंसेस करके लिख दीजिए, या टू HO कैश करके लिख दीजिए सीधा सीधा। ये खर्चा आपकी जेब से नहीं गया, ये हेड ऑफिस ने पे किया है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में टू HO कैश करके लिख सकते हो, ठीक है, तीनों खर्चे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ब्रांच में और कॉस्ट पर दे रखा है, तो बेटा इसे इनवॉइस वैल्यू पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे गलती, ये ध्यान नहीं देते, ये कॉस्ट प्राइस पर है, तो ये कॉस्ट प्राइस पर है, इसकी गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है, बस उन्होंने देखा ही नहीं है कॉस्ट प्राइस पर है, और जबकि बाकी सब चीज़ें इनवॉइस वैल्यू पर दे रखी हैं, तो इसको इनवॉइस वैल्यू पर लाना पड़ेगा। 1,25 में 20% ऐड करोगे तो 1,25 प्लस 20%, ये 1.5 लाख हो जाएगा, और 1.5 लाख स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई बैलेंस CD, ठीक है बच्चों, ये हो गया। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाई फॉलोइंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड असर्टेन ब्रांच प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए मैंने आपको बनाकर दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट है सब, इसमें ये प्रॉफिट आया है 94,000 का, ये ब्रांच PNL में चला जाएगा। फिर ब्रांच डेटर्स में इसमें क्लोजिंग बैलेंस ये निकल कर आया। फिर ब्रांच कैश का जो बैलेंस आया बच्चों, वो ब्रांच कैश का जो बैलेंस है वो हेड ऑफिस को हमने रेमिट कर दिया, ठीक है। ये ब्रांच एक्सपेंसेस है, देखिए इसमें जो हेड ऑफिस ने पे करे थे वो तीनों खर्चे मैंने जोड़ के लिख दिए, और जो बैड डेट्स और डिस्काउंट था वो यहाँ पर हो गया, टोटल बैलेंस इसका उठाकर PNL में भेज देते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में देखिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये होगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 72,000 था, तो 72,000 इंटू 20/120। फिर GSTV में देखिए 840 भेजा था, 60,000 ये रिटर्न माइनस कर दिया मैंने, रिटर्न। फिर जो नेट बचा, नेट कितना बचा, 780 इंटू 20/120, 130 का लोडिंग हो गया, और ये लोडिंग आपका GSTV अकाउंट में भी चला जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट करके। और फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 1,50,000 इंटू 20/120, और ये बैलेंस PNL में चला जाएगा। PNL अकाउंट में देखिए एक तो स्टॉक से बैलेंस आया, एक ब्रांच एडजस्टमेंट से, और एक बैड डेट्स रिकवर्ड जो था वो आ गया, और ये ब्रांच यहाँ पर एक्सपेंसेस, ओहो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों, ये 1,18,200 है बच्चों, 1,18,200 है,
ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस 1,18,200, इसको ठीक कर लेंगे। हाँ, तो ये होगा आपका 2,12,000 माइनस 1,18,200 हो जाएगा 93। ये आंसर बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, 93,800 ये आपका आंसर। ठीक है, वो मेरा एक्चुअली क्या है, बैड डेट्स और वो लिखना भूल गया, कोई नहीं, मैं सही कर दूंगा इसको। अच्छा, जीएसटी में भी देखिए, ये गुड्स भेजा था, इतना रिटर्न हो गया, इतना लोडिंग है और बाकी परचेज में भेज देते। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, ये था सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें बस एक पॉइंट था, जो क्वेश्चन ने दे रखा है कि सारी परचेज सेल क्रेडिट होती हैं, और इसमें एक पॉइंट ये था कि टाइम लैग फॉर ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर परचेज इज 1 मंथ एंड रिसीव फ्रॉम डेटर्स फॉर सेल इज 2 मंथ। ये जो दे रखा है, इसका मतलब ये है बेटा, ये जो इन्होंने सेल परचेज दे रखी है ना, तो ये जो है, ये दिस इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और ये जो दोनों हैं, इन दोनों का टोटल ये है क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स मतलब क्रेडिटर्स के केस में जो टाइम लैग है वो है 1 महीना। इसका मतलब जो मार्च का जो परचेज होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस, और जो डेटर से हमको पैसे मिलते हैं वो 2 महीने में मिलते हैं। इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर क्लोजिंग डेटर्स होंगे हमारे। तो ये इसमें पॉइंट था बस में। ठीक है, और इन तीनों को जोड़कर पूरे साल की परचेज आ गई, और इन तीनों को जोड़कर पूरे साल की सेल आ गई। तो इस जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस बॉक्स में, इस बॉक्स की इन्फॉर्मेशन से हमारे पास 4 फिगर निकल कर आए, 4 फिगर। इन सब का टोटल, टोटल परचेज, इन सब का टोटल, इस सब का टोटल, टोटल सेल। ठीक है, ये एक 25 क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और ये इन दोनों का टोटल, ये हो गया 385, 3,85,000 ये क्लोजिंग डेटर्स। बाकी बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया, क्योंकि जो है क्वेश्चन में जीपी रेशो दे रखा है। जीपी रेशो कितना दे रखा है बच्चों? जीपी रेशो दे रखा है 25% ऑन सेल। ठीक है, तो सेल हमको पता थी, उसका 25% जीपी आ गया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया, और क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट साइड में भी तैयार हुआ। और क्वेश्चन ने कैश एंड बैंक अकाउंट पूछा, वो हमने बनाया। तो हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, इसमें हमने इसमें कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया, और इसमें एक फिक्स्ड असेट अकाउंट हमने बनाया जो क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक है, और ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तो बनाई। ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जो हमें कैपिटल चाहिए थी वो कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देख लेना इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक बार जरा दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका ट्रेडिंग पीएनएल है, ठीक है, ये इसका बैलेंस शीट है, और ये इसके जो 4 अकाउंट मैंने बनाए हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक और फिक्स्ड असेट अकाउंट, ये हमारे 4 अकाउंट। तो ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों जो है, ये था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का शेयर पोर्शन से क्वेश्चन था। यानी ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, और 5 नंबर का एएस में भी आ चुका है ये ऊपर, तो 15 नंबर का इस बार इन्वेस्टमेंट पूछा आपसे। यानी इतने छोटे छोटे चैप्टर से आपके बताओ 15 नंबर का पेपर आता है। बच्चे आमतौर पर छोड़ देते हैं ऐसे चैप्टर को। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी बेटा स्टडी मैट में है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा ही, बस फिगर अलग है। बाकी ऐसा ही क्वेश्चन स्टडी मैट में और हमारी बुक में। हमारी बुक में तो मुझे नंबर भी ध्यान है, 6 नंबर क्वेश्चन है मेरी बुक का ये। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सुंदरलाल के नाम से, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, मैंने जो आपका रिवीजन क्लास लिया था उसमें भी जो ऊपर ब्रांच वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको ऐसी तरीके का क्वेश्चन रिविजनरी क्लास में करवाया था, और ये भी करवाया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करवाए थे। यानी मेरी जो मैंने रिविजनरी क्लास लिया था ना, जो हैंड रिटन नोट्स थे बेटा, कम से कम 70% या 80% पेपर तो उसी में से थे। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वीडियो पड़े हुए उसको भी लगा दो तो 100% पेपर हमारे उससे था पूरा। तो देखो, 1 अप्रैल 2019 मिस्टर एच हैड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 18 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 पर शेयर। ठीक है, ठीक है, इनके पास पहले से 30,000 शेयर थे 18 रुपए के हिसाब से, फेस वैल्यू 10 रुपये।
10 जून को इन्होंने फिर से 10,000 शेयर खरीदे 16 रुपये के हिसाब से ब्रोकर के थ्रू, और एक 1.5% ब्रोकरेज दिया। तो देखिए 10,000 इंटू 16, 1,60,000 प्लस इसमें 1.5% ब्रोकरेज ऐड कर दो, तो 162,400 का आपने पेमेंट किया होगा टोटल। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ दिखाता चलता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इन द बुक्स ऑफ एच इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले 1/4/19 को 2BT 30,000 और 18 रुपये के हिसाब से है, तो देखिए 5,40,000। फिर 10/6/19 को आपने फिर 10,000 शेयर खरीदे 162,400। कैसे? 10,000 इंटू 16, 1,60,000 प्लस 1.5% क्या है ब्रोकरेज पे की, वो भी कॉस्ट का पार्ट होगा, तो 162,400। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है, कहते हैं द डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड अनाउंस्ड ए बोनस एंड राइट इशू, मतलब जिस कंपनी के शेयर आपने खरीद रखे हैं उनके डायरेक्टर ने बोनस और राइट इशू किया। क्या किया? बोनस शेयर वर डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो देखिए आपके पास 30 पहले से थे, 10 आपने और खरीदे थे, तो बोनस जिस दिन अनाउंस हुआ आपके पास कितने शेयर थे? 40,000 शेयर। तो 1/4 के बदले 1 शेयर आप दिया गया, तो आपके पास 40,000 शेयर, तो आपको कितने बोनस शेयर मिले होंगे? आपको 10,000 बोनस शेयर मिले होंगे, और बोनस के बाद आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 50,000। ठीक है, ये 50,000। तो देखिए यहाँ पर 2 बोनस, ये 10,000 से आपके शेयर और बढ़ गए। अच्छा आगे आगे कहते हैं राइट शेयर वर टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑन 31 अगस्त 2019। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 5। जिसके पास 5 होंगे उसको 1 बोनस शेयर राइट शेयर मिलेगा। कितने रुपए के हिसाब से? 20% प्रीमियम पर, यानी 10 का शेयर है, अगर उसमें 20% प्रीमियम ऐड कर दूं 2 रुपये, तो 12 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 12 रुपये के हिसाब से। तो बेटा आपके पास 50,000 शेयर थे, 5 के बदले 1 है, तो राइट शेयर का आपको ऑफर कितने का मिला? आपको 10,000 राइट शेयर का ऑफर मिला हुआ है। ठीक है, एंड द ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज 30 सितंबर 2019। ओके, शेयर होल्डर वर इंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। शेयर होल्डर अपने इस राइट को, यानी 10,000 शेयर को खरीदने का जो मेरे को राइट मिला हुआ है, तो ये राइट मेरी असेट है, इस असेट को मैं बेच भी सकता हूँ और इस असेट को मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, मतलब इस राइट को मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। अच्छा, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज इशू। ठीक है भाई, देखो राइट इशू और जो ये हुए हैं इस पर तो कोई बोनस इस बार नहीं पे किया जाएगा, ये बोल रहा है। मिस्टर एस सब्सक्राइब 60% ऑफ द राइट इंटाइटलमेंट एंड सोल्ड द रिमेनिंग राइट फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5 परचेज। कहते हैं 60% इसमें से खरीद लिया, 60%, इसका मतलब 6,000 शेयर खरीद लिए 12 रुपये के हिसाब से, तो 72,000 रुपये का पेमेंट कर दिया होगा, और 4,000 शेयर का राइट आपने बेच दिया कितने के हिसाब से? 5 के हिसाब से, तो 20,000 रुपये आ गए होंगे। यह है सेल ऑफ राइट से 20,000 आना। अब सवाल ये उठता है, ये जो 20,000 आपका आया है सेल ऑफ राइट से, ये इनकम है या रिकवरी ऑफ कॉस्ट है? तो बेटा जब शेयर्स आपने कम राइट बेसिस पर खरीदे होते हैं और जब सेल ऑफ राइट, तब सेल ऑफ राइट से जो पैसे आते हैं वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, आपने शेयर पहले खरीद रखे थे, बाद में जाकर राइट इशू होता है और आपने अपना राइट किसी को बेच दिया और जो पैसे मिले वो आपकी इनकम होती है सीधी सीधी। ठीक है, इनकम होती है सीधी सीधी। तो ये 20,000 आपके इनकम में चला जाएगा। ठीक, 20,000 इनकम में चला जाएगा। तो आइए इसका भी देखते हैं। आपने 2 बैंक राइट शेयर आपने खरीदे 6,000, 12 रुपये के हिसाब से 72,000, और 30/9 को ही आपने सेल ऑफ राइट से 20,000 आपके इनकम में चले जाएंगे। ये मैंने इनकम का कॉलम भी यहीं बना दिया है, इनकम में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये हो गया हमारा यहाँ तक, यानी 6,000 शेयर खरीदे आपने 72 के हिसाब से, तो वो तो सीधा नंबर ऑफ शेयर में शेयर चले जाएंगे और अमाउंट में कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट चला जाएगा। अच्छा, अब आगे कहते हैं डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल का डिविडेंड। आप कौन से ईयर में हो? आप हो 2019-20 में, और डिविडेंड मिल रहा है आपको फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019, यानी 18-19 का डिविडेंड मिल रहा है बच्चे आपको। डिविडेंड मिल रहा है 18-19 का, कौन से ईयर में? 2019-20 में, 20% के हिसाब से, एंड रिसीव्ड बाई एच ऑन 31 अक्टूबर, और इसने 31 अक्टूबर को डिविडेंड रिसीव किया। अब डिविडेंड आपको कौन से शेयर पर मिला होगा? देखो बोनस और राइट पर तो मिला नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का है, और बोनस इशू किया है आपने इस साल, राइट इशू भी इसी साल किया है, तो इन शेयर्स पर तो डिविडेंड होगा नहीं। डिविडेंड किन शेयर्स पर मिलेगा? एक तो जो ऊपर आपके 30,000 शेयर थे इस पर, और ये जो 10,000 शेयर आपने बाद को खरीदे। अच्छा, ये शेयर आपने खरीदे हैं जून में, लेकिन पहले से ये शेयर मार्केट में एग्जिस्टेंस थे, तो इस पर भी डिविडेंड आपको मिलेगा। ठीक है,
अब सवाल ये उठता है, जब जिस ईयर का डिविडेंड आपको मिल रहा है, यानी 2018-19 का जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो जिस पीरियड का आपको डिविडेंड मिलता है, क्या उस पीरियड में आपके पास शेयर थे? तो इसमें देखिए, ये 30,000 तो आपके पास थे क्योंकि ये शेयर तो आपके पास पहले से मौजूद थे। लेकिन जिस पीरियड का डिविडेंड आपको मिल रहा है, उस पीरियड में ये 10,000 शेयर आपके पास नहीं थे। आपने ये 10,000 शेयर खरीदे हैं 2019-20 में, जबकि डिविडेंड आपको मिल रहा है 18-19 का। ठीक है, तो जब आपने ये जो शेयर जिससे भी खरीदे होंगे, उसने ये इन शेयर्स पर जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, उस डिविडेंड की कीमत आपसे ले ली होगी। यानी जब आपने ये 16 रुपये पे किए होंगे ना, तो इस 16 रुपये के साथ में समझ लीजिए आपने इस डिविडेंड की कीमत भी पे की होगी जो आपको मिल रहा है। क्योंकि जब आपने ये शेयर खरीदे तो कंपनी वो प्रॉफिट कमा चुकी थी जिस प्रॉफिट से आपको आज वो डिविडेंड दे रही है। तो जिसने भी आपको शेयर बेचे होंगे, उसने उस प्रॉफिट की कीमत आपसे वसूल कर ली होगी पहले ही, और जब आपने वो कीमत पे की होगी तो वो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर रखा होगा, और आज उन शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। यानी जो कीमत आप पे करके आए थे, वो कीमत आपको आज वापस मिल रही है। तो दिस इज नॉट इनकम, दिस इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इसी को बोलते हैं डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब होता है जो शेयर आज मेरे पास है, ठीक है, और उन शेयर्स पर अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, यानी जिस पीरियड में मेरे पास शेयर थे नहीं, उस पीरियड के प्रॉफिट से अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट मेरे लिए प्री प्रॉफिट कहलाता है, और मैं उसकी कीमत पे करके आया हूँगा। ठीक है, तो उस कीमत को जब मैं पे करके आया हूँगा और वही कीमत आज मेरे को वापस मिल रही है, तो दैट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, और उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ना कि इनकम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको 30,000 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा वो तो आपकी इनकम होगी, लेकिन जो 10,000 शेयर पर आपको डिविडेंड मिलेगा, दैट वॉन्ट बी योर इनकम एंड इट विल बी रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, अब डिविडेंड मिलेगा कितना, एक बात ध्यान रखना, आपने शेयर्स किसी भी वैल्यू पर खरीदे हों, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। तो 30,000 इंटू 10, इनकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, और इसकी वैल्यू है 10,000 इंटू 10, तो ये 1 लाख रुपए। तो इसका 3 लाख का 20%, 60,000 डिविडेंड इस पर होगा, और इस 1 लाख का 20%, 20,000 डिविडेंड होगा इन शेयर्स पर। तो टोटल डिविडेंड आपको मिलेगा 80,000। टोटल डिविडेंड आपको मिलेगा 80,000। 80 में से 60,000 का जो डिविडेंड होगा वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा, आपका इनकम होगा, और जो 20,000 का डिविडेंड होगा वो आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से होगा, और वो डिविडेंड आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी, वो आपका इनकम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बाई बैंक डिविडेंड 60,000 तो इनकम है और 20,000 रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 60,000 जो है इनकम है, 20,000 आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। ये बहुत बढ़िया पॉइंट था इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा पॉइंट क्वेश्चन में डाला हुआ है। दोनों डिविडेंड है, एक प्री डिविडेंड भी दे रखा है, पोस्ट डिविडेंड भी दे रखा है। तो 60,000 पोस्ट डिविडेंड है तो ये आपकी इनकम है, और ये 20,000 प्री डिविडेंड है, यानी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अच्छा, आगे आगे कहते हैं, क्वेश्चन कहता है, ऑन 15 जनवरी 2020 मिस्टर एस सोल्ड हाफ ऑफ हिज शेयर होल्डिंग एट 17.5 पर शेयर एंड ब्रोकरेज कितनी होगी, ब्रोकरेज होगी 1%। तो देखो बेटा, हाफ ऑफ दी होल्डिंग, आपके पास टोटल होल्डिंग थी कितनी, 30 और 10, 40 और 10, 50 और 6, 56,000। इसका आधा कितना होता है, 28,000। 56,000 का आधा 28,000। 28,000 शेयर आपने 17.5 के हिसाब से बेचे, तो 17.5, ये हो गया 490। 1% ब्रोकरेज इसमें से माइनस कर दो, तो 485, 100 आपका सेल प्रोसीड हो गया। तो ये देखिए 28,000 शेयर, 485, 100 आपका सेल प्रोसीड हो गया। अब इस पर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे बेटा, एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो 540 प्लस 162,500 प्लस 72,000 प्लस 72,000 माइनस ये 20,000 बेटा जो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है ना, इसको माइनस कर देंगे, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपका कॉस्ट है 754,400, कितने का, 56,000 का। तो 28,000 का कितना होगा, यानी 754,400 का मैं सीधे सीधे यहाँ पर ले सकती हूँ। देखो
754,400 का 50% ले लो, यानी 28,000 डिवाइडेड बाई 56,000 करोगे तो सीधा 50% ले लो। ये हो गया, ये सेल प्रोसीड है, ये कॉस्ट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया 107,900। प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, यानी प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक बच्चों, और बैलेंस शीट बच गया, तो बैलेंस शीट 28,000 शेयर और कॉस्ट बचा आपका ये, और जो इस अकाउंट का बैलेंस है वो पीएनएल में भेज दिया जाएगा। यानी ये 20,000, ये 60,000, ये टोटल 80,000 आपका पीएनएल में भेज दिया जाएगा, और ये भी पीएनएल में चला जाता है, ये भी पीएनएल में चला जाता है बाद में। ठीक है, ये भी प्रॉफिट में, प्रॉफिट ऑन सेल भी पीएनएल में चला जाता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3B 3A। अच्छा 3B, ये क्वेश्चन है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, सॉरी इंश्योरेंस क्लेम का। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए इस तरीके के तो हमने लगभग बहुत सारे तो एग्जाम्पल ही कर लिए थे ऐसे क्वेश्चंस के। ठीक है, हमने बहुत सारे तो एग्जाम्पल किए हुए हैं, और हमारी किताब में अनगिनत क्वेश्चन है इस तरीके से, अनकाउंटेड क्वेश्चंस आर देयर इन आवर बुक्स। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की बच्चे ने। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, ए फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स बी एंड कंपनी ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को आग लग गई। The firm had taken an insurance policy for 120 which was subject to average loss. Okay. Following particulars were ascertained from the available record for the period from 1st April 2018 to 30th September 2019. तो इसका मतलब पिछले साल के भी आपको फिगर दे रखे होंगे ताकि जीपी रेशो निकाल सको। तो देखिए, ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये पिछले साल की परचेज, ये पिछले साल की वेजेस, ये पिछले साल का सेल। फिर परचेज फ्रॉम 1/4/19 टू 30/9/19 इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी 58,000। तो मशीनरी का परचेज यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि मशीनरी गुड्स में नहीं आती। वेजेस, ये करंट ईयर का अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज हो गई, या अप टू द डेट ऑफ फायर तक की वेजेस दे रखी है, इसमें से 7,000 का ये माइनस कर देना इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का। फिर सेल दे रखी है 6,02,000। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन, ये ड्राइंग हो गया, ड्राइंग ऑफ गुड्स। और ड्राइंग ऑफ गुड्स हो, चाहे फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स हो, चाहे कंसाइनमेंट पर भेजा हो, चाहे ब्रांच को गुड्स दिया हो, इन सब की कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी, कॉस्ट मतलब इसमें से जीपी माइनस कर दिया जाएगा, जो इसकी कॉस्ट बचेगी उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाई ड्राइंग ऑफ गुड्स। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 18 सितंबर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्रेडिट साइड में ही आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। फ्री सैंपल पे जो दिया वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जरा कुछ एक पॉइंट दे रखा है, वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। कौन से स्टॉक की? इस स्टॉक की बात हो रही है। इस स्टॉक की कहते हैं 8,000 वर रिटन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग आइटम, कॉस्ट ऑफ विच वाज 12,000। एक आइटम बच्चों जिसकी कॉस्ट थी 12,000, उसमें से 8,000 राइट ऑफ कर दिया आपने। इसका मतलब उसको सिर्फ 4,000 पर वैल्यू किया, इसको आपने सिर्फ 4,000 पर वैल्यू किया। ठीक है, मतलब होगी कोई वजह, स्लो मूविंग आइटम में बिक नहीं रहा होगा, तो आपने कहा भैया इसकी कॉस्ट तो 12 है लेकिन मार्केट में 4,000 से ज़्यादा का खरीदने वाला नहीं है, तो आपने इसको 4,000 में वैल्यू किया, इसमें से 8,000 राइट ऑफ कर दिया। तो इट मीन्स इस 2,52,000 में, इस 2,52,000 में से आपको 4,000 हटा देना है, 4,000 हटा देना है। ठीक है, तो ये कितने का बचेगा? ये 2,48 का बचेगा, 2,48 का बचेगा। और फिर 12,000 का खरीदा था ना, तो 12,000 यहाँ से हटा देना है। तो एबनॉर्मल आइटम परचेज में इंक्लूड होगा, वहाँ से हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक में से 4,000 हटा दो, फिर बाकी सब चीज़ें नॉर्मल पर आ जाएंगी। या आप इस परचेज में से नहीं घटाना चाहते तो रहने दो, आप क्या करो, इस 2,52 में से ये जो 2,52 है इसमें से आपने कितना राइट ऑफ किया? 8,000। आप ऐसा करो, इसमें 8,000 ऐड कर दो, तो ये कितने पर आ जाएगा? यानी 260 पर आ जाएगा। ये नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू है, यानी ये नॉर्मल कॉस्ट है आपके स्टॉक की 260 है। इसमें से 8,000 आपने राइट ऑफ कर दिया था, इस वजह से ये 2,52 रह गया था। तो अब इसको 260 पर ले आओ, अगले साल जाकर इसको अलग कर देना, इसमें नॉर्मल अलग कर देना, एबनॉर्मल अलग कर देना। इसमें एबनॉर्मल कितना है? 12,000।
4000 तो पहले से ही इसमें था, 8000 मैंने इसमें और प्लस कर दिया, तो एबनॉर्मल स्टॉक इसके अंदर कितना है 12000, तो नॉर्मल स्टॉक कितना होगा 2,48,000। ठीक है, तो जीपी निकालते टाइम आपको बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल लेना है, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल, परचेज नॉर्मल, ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल, सेल नॉर्मल, सब नॉर्मल लेना है। तो आइए पहले पिछले साल का ये ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो सेल, फिर देखिए क्लोजिंग स्टॉक मैंने 8000 इसमें प्लस कर दिया 260, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज और फिर वेजेस दे रखा है 172 और जीपी रेशियो आ गया 20%। ठीक है, कोई ट्रेंड दे नहीं रखा, तो जो प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो था वही मेरा करंट ईयर का जीपी रेशियो माना जाएगा। अच्छा एक बात, अगर मान लीजिए मैं इसमें 8000 ऐड नहीं करता और फिर मुझे इसे नॉर्मल पर लाना होता, तो बेटा ये 252 था ना, इसमें से 4000 माइनस कर देता तो ये कितना बचता 248, तो फिर यहाँ से मुझे 12000 माइनस करना पड़ता, क्योंकि जब खरीदा होगा तो उसकी कॉस्ट परचेज में इंक्लूड होगी ना, तो 12000 यहाँ से हटाओ, 4 यहाँ से हटाओ, तो ये अब ये भी नॉर्मल पर आ गया, ये भी नॉर्मल पर आ गया, तब भी जीपी रेशियो आपका यही आता, जीपी भी यही आता, जीपी रेशियो भी यही आता। ठीक है, मतलब ये है आपको हर चीज़ नॉर्मल लेनी है, सीधी सी बात है। अच्छा अब आगे आते हैं करंट ईयर में, जब आप 30/9 तक का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो इसमें 2 कॉलम कर दिए, नॉर्मल एब नॉर्मल, नॉर्मल एब नॉर्मल। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक देखिए एब नॉर्मल है 12, नॉर्मल है 2,48,000, परचेज 390 दे रखा है, 448 है, उसमें से मैंने 58,000 माइनस कर दिया परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये 390 बचा। वेजेस में से मैंने माइनस कर दिया 85,000 में से 7,000 वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, माइनस कर दिया 78,000 बचा। फिर इधर सेल में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आगे वो भी पढ़ लो, कहता है ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4,000 ऑन ए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9,000, मतलब ये जो 12,000 का स्टॉक है ना, कहते हैं इसमें से 9,000 की कॉस्ट का स्टॉक 4,000 के लॉस पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 5,000, और बाकी अभी 3,000 बचा हुआ है, यानी जिस दिन आग लगी बाकी 3,000 आपके गोडाउन में था, उसका क्या हुआ, कहता द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, कहता जो बचा हुआ स्टॉक है इसको ओरिजिनल कॉस्ट पर वैल्यू करना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो ये एबनॉर्मल जो बचा हुआ है इसका भी आपको क्लेम देगी, कितना 3,000 रुपये, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर ये वैल्यू होगा। द गुड सैलवेज है 35,000, बाकी आपको इंश्योरेंस क्लेम निकाल कर बताना। तो आइए ये देखिए 6,02,000 जो है आपकी टोटल सेल थी, उसमें से 5,000 तो एबनॉर्मल होगी, तो नॉर्मल सेल कितनी बची 597 और एबनॉर्मल सेल कितनी है 5,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक कितना है 4,000। फिर ड्राइंग ऑफ गुड्स, उसकी कॉस्ट मैंने निकाल ली, कॉस्ट कैसे निकाली बेटा 52,000 में से 20% माइनस कर दो, जो जीपी आपने ऊपर निकालना है। ठीक है, तो क्या बचेगा कॉस्ट बचेगी। अच्छा कंसाइनमेंट वाले की कॉस्ट गिवन है, गुड्स फ्री सैंपल वाले की कॉस्ट गिवन है, और अब यहाँ पर जीपी आप ले लोगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो नॉर्मल सेल है उसका 20% ये आ जाएगा आपका जीपी। ठीक है, और अब आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये नॉर्मल आया, ये एबनॉर्मल आया, यानी दोनों मिलाकर देखें तो 1,46,500 का स्टॉक था आपके गोदाम में जिस दिन आ गया, 35,000 जो है सैलरीज वैल्यू है, तो एक्चुअल लॉस आ जाएगा 1,11,500, चूंकि 1,46,000 आपके स्टॉक की वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ फायर, पॉलिसी आपने ले रखा था 1,20,000 का, तो एवरेज लॉस तो लगेगा क्योंकि ये अंडर इंश्योरेंस है। ठीक है, तो क्लेम कैसे निकलेगा, एक्चुअल लॉस इंटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 1,11,500 इंटू 1,20 डिवाइडेड बाई 1,46,500, ये आपका इंश्योरेंस है, ये आपका इंश्योरेंस क्लेम होगा। मुझे लगता है अनगिनत आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे, अनगिनत, आपके स्टडी मेट में ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन दे रखे, हमारी किताब जिन्होंने पढ़ी होगी, जो मैं क्लास में कम से कम 5-6 एग्जाम्पल तो मैं करवाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप के, बिल्कुल, तो बच्चों के दिमाग में ये तो घुस जाता है बिल्कुल, यानी रटे हुए होते हैं ये लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A, ये क्वेश्चन है बेटे हमारा कैश फ्लो का, कैश फ्लो, ये भी कितने नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, तो बता नहीं सकता कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। You are required to prepare cash flow statement as per year 3 using indirect method.
नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम वाज 30 लाख। यानी टैक्स से पहले और लॉ सूट से पहले कोई इनकम हुई है, लॉ सूट चूंकि एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो उससे पहले की उसको कंसीडर किए बिना आपकी जो इनकम है वो 30 लाख है, लेकिन आफ्टर इन सब के, ठीक है। डेप्रिसिएशन, अच्छा क्या करते हो आप, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हो, आप सबको पता है। डिस्काउंट राइट ऑफ आप नेट प्रॉफिट में प्लस करते हो इनडायरेक्ट मेथड में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी प्लस करते हो, फिर इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो लेते हो। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो होता है वो प्लस होता है कहाँ, आपके नेट प्रॉफिट में, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का आइटम है और आप नेट प्रॉफिट से घटा चुके होते हो, तो नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दो और फाइनेंसिंग से घटाव ले जाता है। फिर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख है और इन्वेस्टमेंट बेचा है 480 में, इसका मतलब 30,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। ये 30,000 इस प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, तो वहाँ से ये माइनस हो जाएगा 30,000, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना लेना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, 4,80,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 90,000, ये भी नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और ये इनफ्लो हो जाएगा किस जगह, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कंपनसेशन रिसीव्ड बाई कंपनी इन ए लॉसूट, ये नेट प्रॉफिट में आपने ऐड नहीं कर रखा है, तो बाद में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होंगे ना, उसमें इसको प्लस कर देंगे लास्ट में, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, ये भी हम लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स में जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड के नाम से। 22,500 का 10% प्रीफरेंस शेयर 100 ईच वर रिडीम ऑन 2 4 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा 22,500 का बेटा ये प्रीफरेंस शेयर रिडीम करे, तो प्रीफरेंस शेयर 22,500 इंटू 105 के हिसाब से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो होगा, इंटू 105, 23,62,500, ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो, आउटफ्लो सॉरी, आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कंपनी इशूड 75,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 12 रुपये के हिसाब से। 30/3/2020 आउट ऑफ 75,000 25,000 शेयर आर इशूड टू सप्लायर फॉर मशीनरी। 75,000 टोटल शेयर इशू करे, जिसमें से 25,000 तो मशीनरी के लिए इशू करे, यानी कैश कितने शेयर पर आया होगा 50 पर, और 12 रुपये के हिसाब से तो 6 लाख रुपए आपके आए होंगे इशू ऑफ शेयर से, ठीक है। तो ये इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो में चला जाएगा इशू ऑफ शेयर करके 6 लाख। अच्छा डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19 ऑन प्रीफरेंस शेयर वर पेड ऑन द एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अच्छा रिडम्पशन पर आपको ये इस प्रीफरेंस शेयर का तो 22,500 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 22,50,000, इसका 10% आपने प्रीफरेंस का डिविडेंड भी पे किया होगा, यानी 2,25,000 का आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ा होगा। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो, यानी रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 23,62,500, ये भी आउटफ्लो, और ये 2,25,000 का आपने डिविडेंड पे किया होगा, ये भी आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब सवाल ये कि डिविडेंड प्लस नहीं होगा नेट प्रॉफिट में, द आंसर इज नो। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो उसमें बेटा डिविडेंड वगैरह तो माइनस ही नहीं हुआ होगा, तो फिर वो ऐड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा ओके, फिर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पे किया आपने 7.5 लाख, और इंक्लूडिंग डीडीटी एंड इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है 2.5 लाख, तो टोटल मिलाकर इक्विटी शेयर पर आपने डिविडेंड पे किया 10 लाख, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो होगा। लैंड आपने एक परचेज किया 3 लाख रुपए का, जिसका कंपनी ने 22,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% एंड लैंड ओनर एंड बैलेंस इन कैश। 3 लाख का आपने बच्चों एक लैंड खरीदा, जिसमें से 22,000 इंटू 12 2,64,000 हो गया, ये तो आपने शेयर में पेमेंट करा, तो इन 2,64,000 रुपये ना आए ना गए, क्योंकि आपने शेयर दिए, तो बाकी जो 36,000 बचा वो आपने कैश में दिया होगा, तो परचेज ऑफ लैंड करके 36,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो होगा, ठीक है। वैसे 3 लाख का लैंड है, लेकिन 2,64,000 के आपने शेयर्स दे दिए, तो शेयर्स इशू करने से ना पैसे आए और ना लैंड खरीदने से पैसे गए, तो वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया। बाकी 36,000 आपने कैश में दिया होगा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो हो गया। फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपको दे रखे हैं। इन्वेंट्री बेटा आपको पता ही है, आप निकालते हो वर्किंग कैपिटल चेंज, फाइनेंस इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा। अच्छा ट्रेड पेबल इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा,
ठीक है, आपको पता ही इनकी डिफरेंस निकाल कर, अगर बढ़ रहा है करंट एसेट तो माइनस होगा, घट रहा है करंट एसेट तो प्लस होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस होगा, करंट लायबिलिटी घट रहा है तो माइनस होगा। ठीक है जी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये तो बाद में आएगा। बस ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए बच्चों, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बनाकर दे रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मनन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 लाख, डेप्रिसिएशन ऐड करो, डिस्काउंट जो राइट ऑफ किया वो ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करो, इंटरेस्ट इनकम माइनस करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 42 लाख, फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा, डिक्रीज इन डेटर्स प्लस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स प्लस होगा, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। ठीक है, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस हो जाएगा, क्या, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉ सूट फाइल, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये 135 प्लस कर दिया। फिर ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर इसमें से पेमेंट ऑफ टैक्स माइनस कर दो जो दे रखा है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो आ गया, ये इनफ्लो हो गया। ठीक है, अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतने के किए, इंटरेस्ट रिसीव इतने का किया, लैंड 3 लाख में से 264 माइनस कर दिए, 36,000 ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ शेयर 6 लाख, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर ये हो गया, प्रीफरेंस डिविडेंड ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये हो गया, और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ये हो गया। नेट ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो नेट डिक्रीज आ गया 377,500। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट जो दे रखा है वो प्लस कर दो, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट जो दे रखा है वो आ जाएगा 16,950। ये क्वेश्चन था आपका कैश फ्लो का, बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही, मतलब एक बच्चों वाला क्वेश्चन था, मैं कहूँ कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन 4 का बी, ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं क्या बोलूँ, बताओ 10 नंबर लाएगी, क्वेश्चन ही नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, सुमित लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन had 8,000 9% डिवेंचर 100 each outstanding on 1 अप्रैल 2019, redeemable on 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 को उसके बाद ये फॉलोइंग बैलेंसेस थे, 1,007% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच 1 लाख, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व था 50,000। आपको पता है रिडम्पशन करने से पहले कम से कम 10% आपके डीआरआर में होना चाहिए, तो अगर डिवेंचर आपके 8 लाख हैं तो इसका 10% बेटा 80,000 आपके डीआरआर में होना चाहिए, और रिडम्पशन से पहले आपको कम से कम 15% इन्वेस्टमेंट में भी भेजना पड़ेगा। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है तो 8 लाख का 15%, 1,20,000, तो बेटा 20,000 की इन्वेस्टमेंट और खरीदने पड़ेंगे आपको, और ये साल के पहले ही दिन आप खरीद कर रख लेना, आप डेट वेट का चक्कर छोड़ो, 1/4/2019 को ही डीआरआर में आप भेज दीजिए कितने, 30,000 रुपये। 80 करने हैं इसमें, 50 ऑलरेडी है तो 30 कर दीजिए, और इसमें 1,20 करने हैं, 15% ऑफ 8 लाख। ठीक है, तो उसमें आप कर दीजिए 20,000 के और इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 1,000 ऑन डिवेंचर वर्क परचेज ऑन 30 मार्च एट एन एवरेज रेट ऑफ 96 रुपये 50 पैसे एंड कैंसिल्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है, और उसी डेट को कैंसिल कर दिए। 31 मार्च को जो इन्वेस्टमेंट थे वो बेच दिए। अच्छा, जब आपने ये शेयर खरीदे होंगे ना, तो इस जितने ये शेयर है ना, इसका 15% इन्वेस्टमेंट भी आपने बेचा होगा। ठीक है, फिर बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट आपने 31 मार्च को बेचा होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये 4 अकाउंट आपसे पूछ रहा है, छोटे छोटे बेटा, बिल्कुल बच्चों वाले अकाउंट है, मैं क्या बताऊं। आइए जरा देखिए, 12% डिवेंचर, सबसे पहले बाई बैलेंस पीरियड 8 लाख, फिर 30/3 को देखो, 2 ऑन डिवेंचर 96,500 और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 3,500, और 31 मार्च को ये 7 लाख का भी रिडम्पशन हो जाएगा 2 टाइम। डीआरआर देखिए, 1/4 को 50,000 था, 1/4 को ही मैंने पीएनएल से 30,000 और ट्रांसफर करके, और 31 मार्च को जब रिडम्पशन हो जाएगा ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1/4 को 1 लाख था, 1/4 को ही मैंने 20,000 के और खरीद लिए। फिर 30/3 को जब आपने ओन डिवेंचर खरीदे थे तो बेटा ओन डिवेंचर 1 लाख के थे, उसका 15% इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया होगा 15,000। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बेच दिए। फिर 31 मार्च उसके अगले ही दिन बाकी बचे हुए इन्वेस्टमेंट भी आपने बेच दिए होंगे। आप ये भी कह सकते हो इन्वेस्टमेंट कितने बचे हुए थे, 7 लाख, उसका 15% देख लीजिए कितना बचा, 1,05,000 बचा, वो 1,05,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 31 मार्च को बेच दी। ठीक, अच्छा ओन डिवेंचर अकाउंट देखिए क्या है, जब इस दिन आपने 30/3 को खरीदा, 1,000 इंटू 96,500 और 30/3 को ही आपने इसको डिवेंचर में बेच दिया कैंसिलेशन के लिए। ये बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन, बताओ
मैं तो कहता हूँ अगर 12th क्लास के बच्चे को भी अगर ये क्वेश्चन दोगे वो कहेगा ऐसे क्वेश्चन सीए में आते हैं। इंस्टीट्यूट को मैं तो लेटर लिखने वाला हूँ बेटा कि अपना कुछ लेवल बढ़ाइए है, इतना आसान क्वेश्चन दोगे तो क्या होगा। चलिए ये डिवेंचर का 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब 5A, ये क्वेश्चन है हायर परचेज का। अच्छा, इस बार सरप्राइजिंगली इन्होंने इंटरेस्ट सस्पेंड मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया और बिल्कुल लट्टू क्वेश्चन, बस मेहनत के नंबर है। ट्रैक्टर अकाउंट में पहले इंटरेस्ट निकालना था टोटल टेबल बनाकर, उसके बाद ट्रैक्टर अकाउंट, वेंडर का अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बस मेहनत के नंबर है इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन, मेहनत के नंबर और कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चों वाला लड्डू क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल 2017 को नीलेश ने एक्वायर किया ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज फ्रॉम राज लिमिटेड। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलो। कैश प्राइस है 1150, 2.5 लाख डाउन पेमेंट, बैलेंस 3 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है, प्लस इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेबल 8% के हिसाब से, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। नीलेश अडॉप्टेड द इंटरेस्ट सस्पेंड मेथड for recording his hire purchase transaction. You are required to prepare tractor account, interest suspense account and Raj Limited account in the books of Mr. Nilesh. ये बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन बता, ना कोई रिपोजिशन तो कम से कम दे देते हायर परचेज में, वो भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन भी। तो देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5A का स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट, पहले 3 इंस्टॉलमेंट है तो 1 2 3, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख। अच्छा, ये 9 लाख कैसे आया? आफ्टर डीपी। देखो 11,50,000 टोटल कैश प्राइस था, जिसमें से 2.5 लाख रुपए मैंने डीपी माइनस कर दिया तो 9 लाख बचा। 8% इंटरेस्ट इस पर लगेगा 72,000। पेमेंट 3 लाख प्लस बी मतलब इंटरेस्ट, तो 3,72,000 की पहली इंस्टॉलमेंट होगी। क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 6 लाख, फिर 6 लाख इधर उठा लाए, फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा 48,000, इंस्टॉलमेंट होगी 348 की, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर बेटा यहाँ पर 3 लाख, फिर इंटरेस्ट 8% के 24,000। ठीक है जी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 324 और फिर बैलेंस बचेगा नील। ये टोटल देखिए, टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना 1,44,000 और टोटल इंस्टॉलमेंट होगी 10,44,000। ठीक है, 2,50,000 का डाउन पेमेंट था, तो टोटल हायर परचेज प्राइस भी आ सकता है। पहले ट्रैक्टर अकाउंट 1/4 को 2 राज लिमिटेड 11,50,000 जो कैश प्राइस था, 31 मार्च 18 डेप्रीसिएशन, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, फिर डेप्रीसिएशन वही सेम अमाउंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर इधर लाए, फिर बैलेंस सीडी। राज लिमिटेड इंटरेस्ट सस्पेंड मेथड आपको पता ही है क्या होता है, बाई ट्रैक्टर 1150, इंटरेस्ट भी यहीं लिख देंगे पूरा का पूरा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कुछ नहीं, फिर हर बार देखिए 250 का डाउन पेमेंट, फिर ये इंस्टॉलमेंट, फिर 2 बैलेंस सीडी, ये इधर आ जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट। अब इंटरेस्ट तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस में हर साल के एंड में। 2 बैलेंस सीडी, फिर बाई बैलेंस बीडी और 2 कैश। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट देखो, सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट, फिर हर साल में जितना इंटरेस्ट है, पहले साल का 72,000 था, बैलेंस सीडी, फिर 2 बैलेंस बीडी, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट ये था, फिर बैलेंस सीडी, फिर 2 बैलेंस बीडी और फिर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट ये हो गया। ये बताओ, सिर्फ मेहनत के नंबर थे इसमें, बच्चे को बस बनाना था, उस मेहनत के नंबर थे। 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये हायर परचेज का क्वेश्चन था। अच्छा, अब आते हैं बी है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का क्वेश्चन। बेटा ये भी हमारी किताब में भी है और ये स्टडी मेट में भी है ये क्वेश्चन, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, और कितने 12 नंबर का, माय गॉड, ऐसे ऐसे चैप्टर से 12 नंबर के क्वेश्चन, क्या बताऊं। देखो, द बुक्स ऑफ अर्पित लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2019। 6 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड अप 60 लाख, 30,000 10% प्रीफरेंस शेयर 100 ईच 80 पेड अप 24 लाख। तो अभी प्रीफरेंस शेयर पार्टली पेड हैं, पहले इसकी कॉल मंगाई जाएगी तभी ये रिडम्पशन करने लायक होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इतना, जनरल रिजर्व इतना। Under the term of issue, the preference share are redeemable on 31st March 2020 at a premium of 10%. In order to finance the redemption, the Board of Directors decided to make a fresh issue of 1,50,000 equity share, 10 each at a premium of 20%. ठीक है, rupees 2 being payable on application, 7 including premium on allotment and the balance on 1st January 2021.
The issue was fully subscribed and the allotment made on 1st March 2020. The money due on allotment was received by 20th March 2020. The preference share were redeemed after fulfilling the necessary condition of section 55 of the Companies Act 2013. ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? पहले इनको फुली पेड किया होगा, फिर फ्रेश इशू किया होगा, फ्रेश इशू से जो कैपिटल आने से बच गई होगी वो सीआरआर बनाया होगा, ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन को भी राइट ऑफ किया होगा आपने. You are required to pass the necessary journal entries. Also show how the relevant item will appear in the balance sheet of the company after redemption carried on 31st March 2020. सबसे पहला काम आपका क्या है बच्चों? सबसे पहला काम, पहले फाइनल कॉल ड्यू करो. फाइनल कॉल को ड्यू करो. फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने अमाउंट से होगा? 30,000 इंटू 20, तो 6 लाख रुपए से. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपए. ये पहली दो एंट्री हैं, ठीक है. उसके बाद आपने फ्रेश इशू किया. फ्रेश इशू कितना किया? फ्रेश इशू आपने किया है 1,50,000 शेयर. 10 रुपए का शेयर है, लेकिन पूरे पैसे आए नहीं है. ये पूरे पैसे नहीं आए, ठीक है. इसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन पर आए और 7 रुपये आए हैं, लेकिन इसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो कैपिटल का 5 रुपये आया होगा. इसका मतलब अगर देखा जाए तो 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर कैपिटल का आया है, तो 1.5 लाख इंटू 7, 10,50,000 का आपने कैपिटल इशू किया है. जो 3 रुपये अभी नहीं आए हैं उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा कैपिटल रिप्लेसमेंट के लिए. सर क्यों कंसीडर नहीं करोगे? फ्यूचर में तो वो मिलेंगे बेटा, क्या पता कंपनी कॉल करेगी या नहीं करेगी, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है जनवरी 21 में करेगी. क्या पता करेगी या नहीं करेगी, कंपनी का इरादा बदल भी सकता है. उनको ज़रूरत नहीं है पैसे की तो कॉल नहीं करेंगे, ठीक है. तो देखिए, जो अनपेड कॉल होती है वो कंपनी मांगेगी या नहीं मांगेगी या कब मांगेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है. इसलिए जो कैपिटल आ गई सिर्फ उसी की कैपिटल का रिप्लेसमेंट होगा, बाकी कैपिटल का रिप्लेसमेंट हम लोग नहीं मानेंगे. तो 10,50,000 की कैपिटल आई है, उसका रिप्लेसमेंट मानेंगे. 30 लाख रुपए की आपकी कैपिटल जाएगी, कम होगी, 10,50,000 की आएगी, तो मतलब 19,50,000 का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा. कहाँ से बनाना पड़ेगा? जनरल रिजर्व से आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने से? 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख. फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख. फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है. 1.5 लाख इंटू 7, 10,50,000. फिर 1.5 लाख इंटू 3, 4.5 लाख. और 1.5 लाख इंटू 5, 7.5 लाख. और 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख. ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा. उसके बाद ये एंट्री होगी आपकी. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से? आपका 10,50,000 से. ये एंट्री बन जाएगी आपकी, ठीक है. फिर प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन ड्यू करिए. रिडम्पशन ड्यू की एंट्री क्या होगी? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 लाख. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 3 लाख टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है. उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करिए जनरल रिजर्व से और सीआरआर बनाइए जनरल रिजर्व से, ठीक है. और लास्ट में पेमेंट कर दीजिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये आपको एंट्री बनानी पड़ेगी. आइए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. ये है बच्चों, सबसे पहले कॉल मनी ड्यू. ये देखिए, प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख इंटू 2. फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है. फिर 20/3 को जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है. और सीआरआर. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कौन सा? ये वाला, ठीक है. अच्छा, ये एंट्री 31 मार्च को आप बना सकते हो. ये दोनों 31 मार्च, कोई दिक्कत नहीं. 31 मार्च जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू सीआरआर, ठीक है. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर टू द. ये एंट्री. अच्छा, एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. उसके बाद देखिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट. रिडम्पशन के बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्या होगा? पहले शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल देखिए, पहले से आपकी 60 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी और इस बार इक्विटी शेयर और इशू की है. 1.5 लाख शेयर ऑफ ₹10 इज 7 पेड अप. 7 कैसे? 2 + 5, ये 10,50,000. ये कैपिटल हो जाएगी. और रिजर्व एंड सरप्लस, सीआरआर पहले से 18 लाख का था, 19,50 और हो गया, टोटल हो गया 37,50. सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से 6 था, 3 लाख और आ गया 9 लाख. जनरल रिजर्व 35 था, 22,50 चला गया, ये बचा क्लोजिंग. तो 59 लाख का आपका रिजर्व एंड सरप्लस और ये आपका
एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब तो नॉट कंप्लीट। अच्छा, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था जो आपका हो गया, रिडम्पशन और प्रीफरेंशियल। अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन जो होता है बेटा, इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के, और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी इस क्वेश्चन में भी एक चॉइस होती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी एक चॉइस होती है। तो देखो बच्चों, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, 5 में से 4 करने होते हैं। डिपार्टमेंट ए सेंड गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट सी एट 50% ऑन कॉस्ट. Department B sell goods to Department A and C at 15% and 10% on sale. Department C sell goods to Department A and B at 10% and 5% on cost. Stock laying at different department at the end of the year are as follow. Transfer from A. अच्छा, इसको B जो मतलब A से B के स्टॉक में A से आया हुआ है 1,14,000, इस पर इसने 20/120 से प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि वो B को कॉस्ट में 20% ऐड करके भेजता है। फिर जो सी के पास स्टॉक है ए से आया हुआ वो 60,000 है, इस पर इसने प्रॉफिट कमाया होगा 50/150 के हिसाब से, यानी कॉस्ट में 50% ऐड करके भेजता है। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम बी, ट्रांसफर फ्रॉम बी, बी के से जो स्टॉक ए के पास आया है 55,000, इस पर ए ने 15% ऑन सेल प्रॉफिट कमाया होगा, यानी 55,000 का 15%, 15% ही है, हाँ जी 15%। और बी से सी के पास जो आया है वो 15,200, इस पर 10% ऑन सेल प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अच्छा, अब सी के पास जो ए से आया हुआ है, ठीक है, ए से आया हुआ है, नहीं, ए के पास जो सी से आया हुआ है वो आया हुआ है 52,800, इस पर सी ने प्रॉफिट कमाया होगा 10% ऑन कॉस्ट, यानी 10/110। और सी से बी के पास आया है 13,500, इस पर सी ने प्रॉफिट कमाया होगा 5/105। कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज अनरिलाइज प्रॉफिट, ठीक। तो इस पर जो इन दोनों पर जो निकलेगा वो ए के द्वारा अर्न प्रॉफिट होगा जो अनरिलाइज्ड है, इन दोनों पर जो निकलेगा वो बी के द्वारा अनरिलाइज अर्न प्रॉफिट होगा जो अनरिलाइज्ड है, और इन दोनों पर जो निकलेगा वो सी के द्वारा अनरिलाइज्ड मतलब प्रॉफिट है जो सी ने कमाया होगा लेकिन अभी अनरिलाइज्ड है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, सबसे पहले अनरिलाइज प्रॉफिट इन एज प्रॉफिट, ए के प्रॉफिट में कितना अनरिलाइज है, इन बीज स्टॉक 114 इंटू 20/120 19,000, इन सीज 60,000 इंटू 50/20,000 टोटल हो गया ये। फिर अनरिलाइज प्रॉफिट इन बीज प्रॉफिट, ए के स्टॉक में 55,000 इंटू 15 और सी के स्टॉक में 15,200 इंटू 10%, ये टोटल हो गया बी के प्रॉफिट में। और सी के प्रॉफिट में देखिए ए के पास जो है उसमें 4,800 और सी के पास बी के पास जो है सी का स्टॉक उसमें प्रॉफिट है 5,300, तो टोटल सी के प्रॉफिट में अनरिलाइज प्रॉफिट है 10,100। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारी किताब में भी है, स्टडी मेट में भी क्वेश्चन दे रखते हैं इस तरीके। अच्छा, 6B है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पूछी है आपसे कि क्या होती हैं। देखो, अंडरस्टैंडेबली, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, यही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, आप पढ़ लेना है। ठीक है, कि मतलब क्या है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर है हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक। इसमें ये देखो, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक थी बी नंबर में, और सी है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन है बच्चों। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, फिर करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस आया वो दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, फिर ये नॉर्मल खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये डायरेक्टर फीस, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट दे रखा है। और शेड्यूल 2 का जो है आपको यहाँ पर नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है, और कहता है कि कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया जाएगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम वो होगा। तो पहले तो सेक्शन 198 के हिसाब से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन होता है 11% ऑफ प्रॉफिट, तो 11% आप प्रॉफिट का निकाल लीजिए, ठीक है, जो भी निकल कर आएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है, आप पहले सीधा ये प्रॉफिट उठाओ, ओपनिंग प्रॉफिट तो हम लेते नहीं है, ये पिछले सालों का प्रॉफिट है, पहले इसको उठाओ, इसमें जो जो इनकम अलाउड है वो ऐड कर लो, जो जो एक्सपेंसेस अलाउड है वो माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा एज पर सेक्शन 198। तो 42, 53, 650 में 350 ऐड कर दो, ये इनकम।
और ये एक्सपेंसेस अलाउड है माइनस कर दो, ये 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 डिवेंचर इंटरेस्ट अलाउड है माइनस कर दो, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये सब डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं और जो शेड्यूल 2 का डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ कितना होगा, फिर कितना होगा इस रूट से, फिर मैं दूसरे रूट से भी निकाल कर बताऊंगा। 42,53,650 प्लस 3,50,000 की जो नेट इनकम है, ठीक है, ये सब्सिडी से ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अलाउड इनकम है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 596,400 माइनस हो जाएगा, 1,10,500 माइनस हो जाएगा। फिर सेल्स कमीशन 1,05,550 माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1,48,900 का आपका डायरेक्टर फी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस हो जाएगा 56,000। और फिर उसके बाद ये शेड्यूल 2 वाला डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 6,51,750। लीजिए, ये हो गया 29,34,550। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा सेक्शन 198 के हिसाब से। इसका 11% आपका रेम्यूनरेशन हो जाएगा, जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन होगा। अच्छा, दूसरा रूट क्या है बेटा? दूसरा रूट ये है, आप पहले इसको उठा लो, 16,01,090 को उठा लो, 16,01,090 को उठा लो इस प्रॉफिट को। अब जो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं वो प्लस करते चलो, ये इसमें प्लस हो जाएगा, ये 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 सब प्लस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्लस होगा वो देख लो। 25,800 इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व 550, टैक्सेशन 12,50,600 ये प्लस हो जाएगा। 578,530 ये प्लस हो जाएगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 3,05,580 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस क्या क्या होगा? ये ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पिछले साल का प्रॉफिट है। 725,300 ये माइनस कर दो, और ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो शेड्यूल 2 वाला डेप्रिसिएशन है ये माइनस कर दो, 651,750। ये भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे नेट प्रॉफिट के रूट से चलो चाहे जीपी वाले रूट से चलो, नेट प्रॉफिट आपका सेम आना है। तो देखिए, मैंने तो नेट प्रॉफिट वाला रूट लिया है क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास में इसी रूट से करवाए हुए थे। तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है। फिर जो जो डिसअलाउड हैं वो सब प्लस करते चलो, फिर जो जो अलाउड है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट तो माइनस करना ही है क्योंकि पिछले साल वाला है, और डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 वाला माइनस करना है, और ये आपका आ जाएगा 29,34,550। बच्चों, और मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कितना होगा? 29,34,550 इंटू 11%, ये हो जाएगा 3,22,800 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये हो गया। अब ये है बेटा क्वेश्चन, इसको मैं क्वेश्चन AS1 का बोलूं या फ्रेमवर्क का बोलूं, मैं किसका बोलूं? जो भी मान लो, आप फ्रेमवर्क से भी मान सकते हो इसको, और इसको आप AS1 से भी मान सकते हो। ये नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पर अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनते हैं, ये उसमें ट्रेडिंग PNL और बैलेंस शीट आपसे पूछा था, वो मैंने इसमें बना कर दिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए, 5 नंबर के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर में देना चाहिए, या 8 नंबर में तो देना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं 10 नंबर 12 नंबर के जो बिल्कुल 5-5 नंबर लायक है, तो कोई क्वेश्चन वो बढ़ा भी देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेते हैं क्या है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल दे रखा है 11% लोन, ट्रेड पेबल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, विद फिक्स्ड असेट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, डेफर्ड एक्सपेंडिचर और कैश एंड बैंक। Remaining life of fixed asset is 6 years with even use. The net realizable value of the fixed asset is 90,000. Okay. फर्म सेल एंड परचेज जो करंट ईयर का दे रखा है वो ये दोनों है। स्टॉक की कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू दोनों दे रखी है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैं करंट ईयर के 53,800 से। डेफर्ड एक्सपेंडिचर को 5 बराबर बराबर किस्तों में राइट ऑफ किया जाता है, यानी हर साल 6,000 रुपये राइट ऑफ किए जाते हैं। डेटर्स जो हैं वो टोटल 31 मार्च 2020 को 65,000 हैं, जिसमें 5,000 डाउटफुल हैं, और 10,000 इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट उसको सप्लाई करना है और री इंस्टॉल करके देना है, तभी जाकर ये 10,000 मिलेंगे। अगर आज क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दें तो 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आप आज लोन का पेमेंट करोगे तो 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्री पेमेंट पेनल्टी है। ऐसा भी होता है, अगर जल्दी पैसे दोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। जी हाँ, यही तो बेटा हमारे देश का कानून है, क्या करें।
आप अगर बैंक को लोन का पैसा जल्दी दोगे तो पेनल्टी लगा देते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी। अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 1,65,200। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 2020 एज्यूमिंग द फर्म इज इन नॉट गोइंग कंसर्न। देखिए, जब हम गोइंग कंसर्न के हिसाब से अपने अकाउंट बनाते हैं तो असेट को प्रॉपरली डेप्रिशिएट करते हैं, स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर की हमने कोई पॉलिसी बना रखी है, 6,000 राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ 6,000 करके करते हैं। क्रेडिटर्स को उनकी जो कैरिंग वैल्यू होती है उस वैल्यू पर दिखाते हैं, लोन को उनकी कैरिंग वैल्यू पर दिखाते हैं। कोई आज पे करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बिजनेस आपका चलता रहेगा, तो कोई पेनल्टी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पर हम बनाते हैं तो बेटा फिर डेप्रिसिएशन तो लगाओगे ही नहीं, क्योंकि फिर बिजनेस नियर फ्यूचर बंद होने वाला है 2 महीने 4 महीने में। तो असेट को डेप्रिशिएट करके क्या करोगे, तो असेट को उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाओगे और जो लॉस होगा वो पीएनआर में भेज दोगे। स्टॉक को एनआरवी पर दिखाओगे, यानी कितने में बिक जाएगा वो। ठीक है, अगर कोई क्रिएटर्स पर डिस्काउंट मिलने वाला है तो उस डिस्काउंट को कंसीडर कर लोगे आज। ठीक है, अगर आपको कोई प्री पेमेंट पेनल्टी पे करोगे लोन पेमेंट करने से तो वो भी आपको आज कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पर कंसीडर करनी पड़ती हैं अगर आप अकाउंट बना रहे हो। तो देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, जब आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो उसमें देखिए सेल, ठीक है, ये दे रखा है, परचेज भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको, ओपनिंग स्टॉक तो ऊपर दे रखा है 76,000, ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज भी दे रखा है, सेल भी दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा जो एनआरबी है 66,000 वो लेना है। आप कॉस्ट भूल जाओ, अब एनआरबी लोगे अगर नॉन गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाओगे क्लोजिंग स्टॉक। अब एक्सपेंसेस में आ जाते हैं बच्चों। एक्सपेंसेस में आपको क्या लेना है बच्चों, एक तो देखो फिक्स असेट का ऊपर कॉस्ट है 1,5, जबकि उसकी आज की वैल्यू है 90,000। अगर मार्केट में आज बेचने जाऊंगा तो 90 में बिकेगा, तो 15,000 आपको लॉस होगा, तो वो लॉस आज ही मान लो और बैलेंस शीट में इसको 90 पर दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, पीएनएल में चले जाएंगे डेबिट साइड में। डेफर्ड एक्सपेंडिचर जितना है पूरा इसी बार राइट ऑफ हो जाएगा। अब जब बिजनेस आगे चलना ही नहीं है तो 5 साल रखकर क्या करोगे, 5 साल बिजनेस ही नहीं चलेगा, 2-3 महीने में तो फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेफर्ड एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करो। डेटर्स 65,000 है, 5 तो पहले ही माइनस करना है, डाउटफुल है। ये 10,000 भी अब नहीं मिलेगा क्योंकि री इंस्टॉलेशन ऑफ एक प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, बिजनेस ही नहीं चलेगा तो प्रोडक्ट सप्लाई कहाँ से करोगे, तो 50,000 बचेगा, डेटर्स आपका वो चला जाएगा। क्रेडिटर्स 48,000 में से 5% डिस्काउंट माइनस करके दिखाना पड़ेगा और 5% डिस्काउंट को इनकम मान लेना। अच्छा, डेटर जो लोन है उसमें 4,000 जोड़ देना और 4,000 आपकी लॉस से पीएनएल में चला जाएगा पेनल्टी। ठीक है, क्योंकि 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे लोन पर और क्लोजिंग बैलेंस आपको ये दे रखा है। तो आइए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। देखिए सेल दे रखा है, फिर देखिए एनआरबी पर इसको वैल्यू क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक, ये जीपी आ गया, ये हो गया, ये एक्सपेक्टेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आ गया, फिर एक्सपेक्टेड लॉस ऑन फिक्स असेट, जनरल एक्सपेंसेस गिवन थे, डेफर्ड मैंने पूरा राइट ऑफ कर दिया, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन डेटर्स हो गया, एक्सपेक्टेड पेनल्टी ऑन लोन हो गया और ये नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट आपका एनआरबी पर आ गया, फिर स्टॉक आपका 66,000, फिर डेटर्स देखिए 50,000, फिर जो एक्सपेक्टेड लॉस माइनस करके और बैंक बैलेंस आपका ये आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। फिर कैपिटल, फिर ओपनिंग प्रॉफिट दे रखा था, नेट प्रॉफिट, फिर क्रेडिटर्स आपके 48 में से 5% घटाकर 11% लोन इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड पेनल्टी 84,000, 80,000 लोन था, 4,000 उसमें पेनल्टी जोड़ दो तो 84,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नॉट गोइंग कंसर्न के बेसिस पर। अच्छा, अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, ये है प्री एंड पोस्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं पीपीआई चैप्टर, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला। मून लिमिटेड was incorporated on 1st August 2019 to take over the running business of partnership firm with effect from 1st April 19। अच्छा, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने प्री होंगे। अकाउंट कब बन रहे हैं, 31 मार्च 2020 को, तो 8 महीने पोस्ट हो गए, तो टाइम रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, फिर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो सेल रेशियो में बटेगा, सैलरी सेल रेशियो में, सॉरी टाइम रेशियो में, रेंट टाइम रेशियो में, कमीशन सेल रेशियो में, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट में, डायरेक्टर फी पोस्ट में, एडवर्टाइजमेंट वैसे तो सेल रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, मून लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ मंथली सेल बाई 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कहते हैं मून लिमिटेड ने ही एडवर्टाइजमेंट शुरू किया जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 25% बढ़ गया, यानी 1.25 हो गया। पहले अगर सेल होता था इनकॉर्पोरेशन से पहले 1 रुपया, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेल हो गया 1.25, तो
पोस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन में 4 महीने हैं, तो 4 महीने का सेल 4 रुपये होगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8 महीने हैं, तो 1.25 इंटू 8 ये हो गया 10। तो इसका मतलब सेल रेशियो हो गया 4:10 और 2:5, ये सेल रेशियो हो गया। और इसमें एक बात और छुपी हुई है, कहते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी ने शुरू की है, तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सीधा पोस्ट में चला जाएगा, वो सेल रेशियो में मत बांटना, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने शुरू किया जिसकी वजह से ही सेल बढ़ी है, तो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट पोस्ट में चला जाएगा। तो ये सेल रेशियो टाइम रेशियो 1:2। तो ये हमने, आइए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। ये देखो बच्चों, ये हो गया आपका जीपी 36 टाइम सेल रेशियो में 180 450। फिर सैलरी टाइम रेशियो में, रेंट टाइम रेशियो में, कमीशन ऑन सेल रेशियो में, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट, डायरेक्टर की पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। और ये जो कैपिटल रिजर्व है जो प्री वाला, और ये नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने ये भी आपसे पूछा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का क्या करना है, तो बेटा वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसको कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाता है। ये रेशियो भी निकाल कर यहाँ दे रखे हैं, एक नोट भी मैंने यहाँ लिख दिया है। एडवर्टाइजमेंट कंपेन हैज स्टार्टेड बाई कंपनी, सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू पोस्ट पीरियड ओनली। ठीक है, ये बच्चों आपका पेपर था पूरा का पूरा। तो हमने पूरा का पूरा पेपर का देखिए एनालिसिस किया। बहुत ही आसान पेपर था, कुछ था ही नहीं पेपर में, मैं क्या बताऊं इस पेपर में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कोई क्वेश्चन घुमाने वाला तो था ही नहीं, सिंपल पेपर था बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। अब आप रिजल्ट का वेट करिए क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम्शन लेकर आएंगे, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, फिर एडवांस अकाउंट के पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।